AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Political Science chapter number 3 नियोजित विकास में राजनीति। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो में हमने इस चैप्टर को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लिया था, सभी पार्ट्स के साथ कंप्लीट कर लिया था। सो आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर को एक वन शॉट रिवीजन के साथ कवर करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स के जरिए इस चैप्टर को समझेंगे, इसका रिकैप करेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो को। तो देखिए, बॉम्बे प्लान आखिर क्या था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने पीछे नोट्स में पढ़कर आए हैं कि बॉम्बे प्लान आखिर है क्या। तो देखिए, बॉम्बे प्लान क्या है कि 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने हेतु तैयार किया गया एक प्रस्ताव था जिसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना से कैसे भिन्न थी। तो देखिए, इसका आंसर यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, बिजनेस सेक्टर पे ज्यादा जोर दिया गया था। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर सिर्फ कृषि सेक्टर पे यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इस मिलाकर इस पूरे चैप्टर को बना देते हैं। उस पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात की गई है। तो यहाँ तक जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि भारत में पूंजीवादी व समाजवादी दोनों मॉडलों के मिले जुले गुण हैं, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा लॉजिक पढ़ते हैं पीछे का। वैसे तो जो हमने चैप्टर पढ़ाया था जो आपको क्लियर करवा दिया था। तो देखिए, जब भारत हमारा आजाद हुआ तो उस समय पे ये तीन इकोनॉमी हमारे सामने आई कि अगर हम अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को हमें ग्रो करना था, बेसिकली जब ब्रिटिश काल चला गया था हमारे पास से, तो उस समय हमारे भारत की अर्थव्यवस्था काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा लोग निर्भर थे, ज्यादातर लोग विलेज एरियाज में रहा करते थे। तो बेसिकली अब हमें अपने देश का विकास करना था, तो विकास करने के लिए हमें कोई ना कोई सी अर्थव्यवस्था चुननी थी जिसके ऊपर हम काम करें। तो ये तीन अर्थव्यवस्था निकल कर आई। पहली आई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सभी चीजें सरकार की, समाजवादी व्यवस्था, और थर्ड आई हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सब हमारे जनरली क्या थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी थे, हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो जनरली हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी थे। तो देखिए, संसद के अंदर इसे विचार किया गया कि आखिर किस इकोनॉमी को हमें लेना चाहिए। तो ज्यादातर जो विचार हुआ वो इसके ऊपर हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट होनी चाहिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। सभी चीज सरकार के अंडर में रहती है, प्राइवेट कोई चीज होती नहीं है। अब कुछ लोग मानते थे कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, बट इसको जवाहरलाल नेहरू नहीं माना करते थे, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो जिस पर विचार करती है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि इन तीनों सेक्टर पे जो बात करती है वो सिर्फ रिच पीपल्स के लिए करती है। कोई भी यहाँ प्रोडक्ट निकलता है तो वो रिच पीपल्स के लिए निकलता है, पुअर पीपल के लिए, वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर हमारे पूरी पब्लिक की सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरी पब्लिक के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं, पहले पुअर एंड देन सेकंड रिच। इसी तरीके से सेकंड वाले पे आ जाइए, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सरकारी उद्योग कह लीजिए। तो जितनी भी सरकारी चीजें होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, सोशल वेलफेयर का काम करती हैं। उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे नहीं होते, उनके प्रोडक्ट्स इतने होते हैं कि सभी लोग उसको खरीद सकें। मगर जो जितने रिच पीपल्स होते हैं उनको क्या चाहिए, बेसिकली सेटिस्फैक्शन वाले गुड्स चाहिए, यानी कि महंगे से महंगे गुड वो अडॉप्ट करते हैं और महंगे गुड ये बनाते नहीं है। तो हमारे पूरे सोशली वेलफेयर इसमें भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बात की गई कि हमारे देश में जो काम हो पाएगा वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर सभी तरीके के लोग हैं, गरीब भी हैं तो अमीर भी हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आता है, सोशलिस्ट सेक्टर भी आता है, सभी चीज़ों के गुण आते हैं। तो हमारे देश ने इसको अडॉप्ट किया। इसी कारण तो ये पूरी ओवरऑल थ्योरी थी जो कि मैंने आपको बताई। अगर ये क्वेश्चन हमारा कुछ बड़ा आ जाए कि संक्षेप में समझाइए, विस्तार में समझाइए कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो जो हमने बताया वो आप नोट डाउन अगर आपने किया हुआ तो आप इजीली लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विकेंद्रित नियोजन से आप क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब जनरली यही है, देखिए कि नियोजन के केंद्र से स्थानीय स्तर की ओर अग्रसर किया जाता है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण आदि को पंचायत और जिला स्तर तक पहुंचाना शामिल है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नियोजन है, कोई भी काम है, उसको केंद्र के अंदर ही स्टेप कर देना, केंद्र के अंदर ही रखना, वो हमारा ठीक नहीं है कार्य। इसलिए विकेंद्रित नियोजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को पंचायत तक, जिला स्तर तक पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आदि। तो ये सब हमारा आंसर है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी उलझा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कि नियोजन को केंद्र से स्थानीय स्तर की ओर अग्रसर किया जाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर एवं खाद्य वितरण आदि को पंचायत और जिला स्तर तक पहुंचना शामिल है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य आखिर क्या था। तो योजनाकार जो था हमारे, उनका बुनियादी लक्ष्य ये था कि हमारी राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना, मौजूदा पूंजी भंडार को बढ़ाना व आर्थिक विकास में बढ़ोतरी करना। तो जनरली मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसका मतलब यही है कि हमारे देश के स्तर को, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को और अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना, ऐसा हमारे योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य था कि हमारी एक इकोनॉमी इस तरीके से काम करनी चाहिए कि पुअर पीपल का एक बड़ा सेक्टर गरीबी से निकलकर एक रिच पीपल्स में आ सके और हमारी अर्थव्यवस्था इंक्रीज हो सके, जीडीपी बढ़ सके, और जीडीपी भी ऐसी बढ़े कि उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जीडीपी तो इंक्रीज होती है बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होती। अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर, तो जनरली ये सब चीज़ें होती हैं। उसके भी कई कारण होते हैं, ठीक है, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ जाना हमारे देश के अंदर। जनरली ग्लोबलाइजेशन से आप ले सकते हैं इसका मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जब होता है तो टेक्नोलॉजीज काफ़ी सारी आ जाती हैं हमारे देश में, अलग अलग देशों की। तो उसमें कई सारे लोगों का काम एक मशीन करने लगती है, तो उसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी इंक्रीज होती है। तो ये कुछ कारण होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका सभी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं और इनके थ्रू हमारे पूरे चैप्टर की एक रिवीजन टाइप की हो गई है, क्योंकि जितने भी इसमें टॉपिक्स थे, जितने इसके अंदर पॉइंट्स थे, वो इन सभी क्वेश्चन के द्वारा हमारे सब क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके लिए हैं और जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ये क्वेश्चन आता है आपके लिए, देखिए कि आज़ाद हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 1। इनका आंसर आप बताएं मुझे। सेकंड क्वेश्चन, गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण करने के मुख्य जिम्मा किनके पास होगा। पहला उद्योगपति, सहकारी विभाग, भारत सरकार या फिर डी राज्य सरकार। तो इनके क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। और कोई डाउट हो तो आप वो भी मुझे बताएं। थैंक यू।